to Econ by Surbhi, where economics make easy and exam oriented. तो आई होप कि आपने जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। आज हम इस लेक्चर में उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इस बार मैंने ये सोचा है कि आपको पहले अच्छे से थ्योरेटिकल बता के उसके बाद जब हम उस चैप्टर को एंड करेंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बता दूंगी। एंड हफ्ते में हम एक बार एक एमसीक्यू सेशन रखा करेंगे, वो मैं ट्राई करूंगी कि रिकॉर्डेड रखूं चाहे लाइव रखूं। आई विल ट्राई कि मैं लाइव ही रखूं सो दैट कि हम आपस में भी इंटरेक्ट कर पाएं। तो एक संडे को, कल तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, अगले संडे से जैसे जैसे हम जो जो कंटेंट कवर करेंगे उसके मैं एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजनिंग जो भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार्ट करवाती रहूंगी, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे इस साल मेरे साथ जुड़े हैं तो वो मेरी टेलीग्राम आईडी को जरूर ज्वाइन कर ले। मैं अपनी टेलीग्राम आईडी का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगी सो दैट कि आप इजीली ज्वाइन कर पाए। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज माइक्रो एंड अवर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। तो कल हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, आज हम ये देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब देखो, जो माइक्रो है ना, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, वो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है। किस पे डील करती है, हमारी इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में दोनों ही बुक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से इकोनॉमिक्स बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा अनदर नेम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा अदर नेम है प्राइस थ्योरी। ये भी आपको डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मैक्रो। अब मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। और लार्ज का क्या मतलब है कि वो इकोनॉमिक्स जिसमें हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं। अब एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, उठा लेके चलना, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। जैसे कि मैं पूरी इकोनॉमी की डिमांड इकट्ठी देख रही हूँ कि पूरी इकोनॉमी के लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स किस चीज़ की सप्लाई कर रहे हैं, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, हमारी मैक्रो में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मीन्स की एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें इकट्ठे की, एग्रीगेट की बात होती है, होल की बात होती है, मीन्स की होल की बात होती है, इसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है जी। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा अनदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो स्मॉल इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, मैक्रो होल जिसमें हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल, देन इसके एग्जाम्पल, देन इसका अनदर नेम, देन इसका अनदर नेम, देन हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर शिफ्ट होते हैं, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ना इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है, मतलब कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस में आती है या इकोनॉमिक्स आर्ट्स में आती है। तो हमने ये बताना है कि क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है या फिर इकोनॉमिक्स साइंस है। अब साइंस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज साइंस। अब जैसे मैंने बोला साइंस है तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि हम कौन सा इसमें कोई फॉर्मूलेस पढ़ते हैं या फिर हम कौन सा इसमें कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, वो साइंस की बात नहीं कर रहे। साइंस का मतलब है वो चीज़ जिसमें सिस्टमेटिक स्टडी की बात करी जाती है। इसकी बात होती है हमारी सिस्टमेटिक स्टडी की। हाँ, इकोनॉमिक्स में तो सिस्टमेटिक स्टडी होती है। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज आपने +1 में वो करा है, स्टैटिस्टिक्स करी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में उसमें अपना चैप्टर होता था डेटा कलेक्शन का। मान लो मैंने किसी चीज़ की रिसर्च करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते थे, किसी चीज़ का डेटा कलेक्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते थे, क्लासीफाई करते थे,
क्लासिफाई करने के बाद उसका एनालिसिस करते थे, ऐसे ऐसे करके एक स्टेप्स ही चलते थे ना। होती तो सिस्टमेटिक की स्टडी थी, या फिर मैं बोलूँ कि जैसे कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करते हैं हम। लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, आपके नेक्स्ट चैप्टर आएगा। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट देखी जाती है, ठीक है, वो कहना क्या चाहता है, फिर उसके अजम्पशंस आती हैं, फिर उसके डायग्राम्स आते हैं। तो एक सिस्टमेटिक स्टडी की बात होती है, सीक्वेंस की बात होती है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, साइंस में इंक्लूड करते हैं। अब वो कहते हैं कि वो आर्ट्स क्यों है, आर्ट्स मतलब कला क्यों है। अब देखो कोई चीज आर्ट्स क्यों होती है, क्योंकि उसको हम ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। अब रियल लाइफ में एप्लीकेबल का क्या मतलब है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने कोई थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, अब जैसे मैंने अभी ये बताया कि डेटा कलेक्शन करते हैं हम, डेटा की टेक्निक्स पढ़ते हैं, कलेक्शन हम डेटा करते हैं, तो उसको रियल लाइफ में भी तो आप एप्लीकेबल करते ही है ना। या फिर हम कल लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, जो हम अब पढ़ेंगे ना 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ेंगे, उसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो वो सब कुछ रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, ठीक है, एस्पेक्ट। हाँ देखो, इसीलिए इकोनॉमिक्स साइंस भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें हर चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी होती है। आर्ट्स क्यों है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल भी हम अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस भी है और एक नॉर्मेटिव, सॉरी, एक इकोनॉमिक्स हमारी साइंस भी है एंड आर्ट भी है। इसके बाद हम टॉपिक करेंगे हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव, हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड अवर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। दो तरह के इकोनॉमिक्स होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, पहले बेरोजगारी क्यों थी, अब इसके क्यों रीजंस है, बेरोजगारी को कैसे खत्म कर सकते हैं। पर इसमें ओपिनियंस की बात करते हैं, यार मतलब 2027 तक इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जानी चाहिए, ठीक है। इसमें व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड बी, इसकी बात करते हैं, मतलब कि क्या है, क्या था, क्या होगा। एंड इसमें हम किसकी बात करते हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं, मतलब कि डेटा को लेके चलते हैं। एंड उसमें क्या होता है, हम सिर्फ वैल्यू जजमेंट लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपके 10th में 93% आए, 11th में 92% आए, तो मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि हाँ जी आपके इस बार तो 95% आ सकते हैं। पर इसमें क्या होएगा, मैंने कोई डेटा नहीं देखा, आप इस साल ही मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने आपकी प्रोग्रेस देखी, यार बच्चा तो इतना मेहनती है, तो मैंने बोल दिया कि यार आपके इतने % आने चाहिए, ठीक है जी। तो पॉजिटिव में इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। मैं बिल्कुल आराम से, जितना मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकती हूँ, अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रही हूँ, पर आप भी मेरे को आगे से रिस्पॉन्स दो, क्योंकि अगर दोनों साइड से अच्छा रिस्पॉन्स होगा फिर ही मैं आगे वाला लेक्चर, मतलब मैं फिर ही मोटिवेट रहती हूँ। अगर बच्चे मेरे को रिस्पॉन्स नहीं देते तो मैं बीच में लेक्चर्स बंद कर देती हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अगर आगे लेक्चर्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है जी। नहीं तो फिर मेरे पेड वाले बच्चे हैं वो टॉप कर जाएंगे, दोनों सिमिलर चलने चाहिए, ठीक है। तो देखो, आज वाला टॉपिक भी आप इतना ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं मतलब मेरा थोड़ा शेड्यूल को बताना ज़रूर कि आज का लेक्चर कैसा था, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छा सा लाइक कमेंट शेयर तो मैं एक आपसे उम्मीद रख ही सकती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आप मेरे से अच्छे से 365 दिन, मतलब मार्च तक अगर आप अच्छे से कर रहे हो, फरवरी तक, इस बार तो पहला पेपर भी इकोनॉमिक्स का ही था, ठीक है, तो हम दोनों मिलके अपना बेस्ट देंगे इकोनॉमिक्स में। आपको अच्छा, मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।